अस्सलामुअलैकुम। टुडे अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ न्यूक्लियस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इससे पहले मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, वो पढ़ाया था। उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसकी वीडियो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जिसका नाम है न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिस दैट कंटेन द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर सेल्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और फिर हम इसकी डायग्राम से उसको डायग्रामेटिक एनालिसिस से हम इजीली उसको समझ लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप बेसिकली एक डबल मेम्ब्रेन होती है दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होती है और सेपरेट करती है इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से उसको सेपरेट करती है। इट कंटेन द न्यूक्लियर पोर्स, उसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर न्यूक्लियर पोर्स हैं, जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। और जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये रेगुलेट करते हैं एक्सचेंज मटेरियल को, यानी आरएनए ने अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है तो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगा। अगर किसी प्रोटीन ने आना है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है किसी प्रोटीन का या आरएनए का, तो वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू हो सकता है। और न्यूक्लियर पोर्स कहाँ हैं? वो न्यूक्लियर इन्वेलप पे हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस होता है एंड कंटेन द क्रोमेटिन। मैं आपको डायग्राम में क्लियरली इसको आपको दिखाऊंगी कि क्रोमेटिन कैसे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा सा आपको न्यूक्लियोलस, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर नज़र आएगा, वो भी मैं आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करवाऊंगी। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है बेसिकली एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड रिएक्शंस के लिए। अब क्रोमेटिन, जैसे हमने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन है, तो क्रोमेटिन क्या होता है? इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन जब मिलते हैं तो वो क्रोमेटिन बनाते हैं। और कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि डीएनए के साथ कंबाइन होकर क्रोमेटिन बनाती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन दैट फॉर्म द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस के दौरान ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो क्रोमेटिन है ना, इसके अंदर बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है फॉर द सेलुलर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। ये जो क्रोमेटिन जो है ये क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होगी। क्रोमेटिन इस स्ट्रक्चर की होती है और जब सेल डिवीजन होती है तो वो इस तरह की हो जाती है क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिकली आपके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है फॉर द सेलुलर फंक्शंस एंड रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास आ गया है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस बेसिकली एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है inside the nucleus that synthesize the ribosomal RNA and assemble the ribosome subunit. न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, डेंस होता है स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, उसको जो है वो असेंबल करता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। देन वी ऑल्सो रिकॉल न्यूक्लियोलस फंक्शन। ठीक है, कि न्यूक्लियोलस कैसे जो है वो राइबोसोमल आरएनए को बनाता है और कैसे वो राइबोसोम के सब यूनिट को असेंबल करता है। ठीक है, मैं उसका आपको एक पैराग्राफ डिटेल में पढ़ाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, उसके बाद आपके पास है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप हमने ऊपर पढ़ा था कि वो न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो न्यूक्लियर इन्वेलप में हैं। और न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं कि लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं एम्बेडेड इन द न्यूक्लियर इन्वेलप दैट कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे आरएनए और प्रोटीन हमने पढ़ी थी कि अगर उन्होंने एक्सचेंज होना है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म तो वो थ्रू न्यूक्लियर पोर्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम डायग्रामेटिक एनालिसिस करेंगे और डायग्रामेटिक एनालिसिस से हम उसको क्लियरली जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास ये डायग्राम आ गई है और इस डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी।
सबसे पहले जो हमारे पास है स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है सबसे आउटर वाले पे, ठीक है। ये आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया। और न्यूक्लियोलस हमने कहा था स्फेरिकल एक डेंस स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास न्यूक्लियोलस जो है, हमारे पास स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर ये है और न्यूक्लियर इन्वेलप ये है। और ये स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये न्यूक्लियोलस है। और क्रोमेटिन को देखिए, क्रोमेटिन ये जो आपको थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं ना, यूँ ये थ्रेड्स क्या हैं, ये आपके पास क्या है, ये क्रोमेटिन है। और क्रोमेटिन किस में है, ये न्यूक्लियर प्लाज्म में। जो आपको वाइटिश सा फ्लूइड नज़र आ रहा है ना, ये फ्लूइड क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म आपने पढ़ा था कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमने इसको स्टडी कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी डिटेल समझाती हूँ। अब आप देखिए कि ये आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया, ठीक है, न्यूक्लियोलस आ गया, क्रोमेटिन आ गया और न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड है, यानी जेल लाइक एक सब्सटेंस है जिसके अंदर क्रोमेटिन है। और ये जो क्रोमेटिन, ये जो आपको थ्रेड की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ना, ये जो थ्रेड्स है ना, जब सेल डिवीज़न होती है ना, सेल डिवीज़न में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो ये यूँ कंडेंस होके ये क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ऐसे कंडेंस होते हैं, फिर कंडेंस होते रहते हैं, और कंडेंस होने के बाद ये क्या बना देते हैं, फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये वाली जो है ना, ये जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं स्फेरिकल, ये आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करते हैं। यानी आरएनए ने अगर न्यूक्लियस में आना है तो वो थ्रू न्यूक्लियर पोर्स आएगा, अगर प्रोटीन ने आना है तो वो भी थ्रू न्यूक्लियर पोर ही आएगी। न्यूक्लियर पोर इस तरह के प्रेजेंट हैं। और ये आपके पास लास्टली एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नज़र आ रहा है। फ़िलहाल हम इसको स्टडी नहीं करें, ये ऑर्गेनेली है और इसको भी मैं लेटर एक्सप्लेन करूँगी इन अ सेपरेट वीडियो। आई होप कि आपको अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लैरिफाई हो चुका होगा। अब हम जाते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली हैं क्या। फंक्शंस के ऊपर आ जाएँ तो सबसे पहला है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। जैसे कि स्टार्ट में ही आपने पढ़ा था कि उसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, ये हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है यानी ये डीएनए है और ये सेलुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर अब जो डीएनए है ना, इसके ऊपर जीन्स हैं। अब सेकंड क्या है, जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। अब न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा कि कौन सी जीन ने एक्टिवेट होना है, किस जीन ने अपना काम परफॉर्म करना है और किस जीन ने रिप्रेस्ड हो जाना है, यानी किस जीन ने एक्टिवेट अभी नहीं होना। रेगुलेटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, और रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है इस तरह, ठीक है। अब जो है ना सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी ये जो हमारे पास सेल डिवीजन होती है ना, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इट डायरेक्ट द सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस बाय इंश्योरिंग द एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन। पहले सेल डिवाइड नहीं हो जाता, सेल डिवीजन जैसे लिखा है ना, सेल डिवाइड पहले नहीं होता, पहले एक डीएनए से उसका एक रेप्लिकेट डीएनए बनता है इस तरह, फिर सेल डिवाइड होता है और एक इसके अंदर चला जाता है। इस तरह पेरेंट से जो होते हैं वो डॉटर सेल्स बनते हैं। पहले सेल डिवीजन में क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है जो ये लिखा हुआ है, फिर जो है सेल डिवाइड होता है और जो रेप्लिका बनता है वो जो न्यू सेल बनता है डिवाइड होके उसमें चला जाता है, यानी पेरेंट से डॉटर में चला जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। चौथा है राइबोसोम की प्रोडक्शन। अब जो न्यूक्लियोलस जो था वो क्या करता था कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करवा रहा था और राइबोसोम के जो थे वो सब यूनिट को असेंबल करवाता था या अरेंज करवाता था, ठीक है, ये हो गया। ये न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस का ही पार्ट है। और जो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन। हमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो रेगुलेशन ऑफ द
मटेरियल करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल को रेगुलेट करते हैं, जिससे कि अगर आरएनए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान में एक्सचेंज होना है तो वो थ्रू द न्यूक्लियर पोर जाएगा। इसी तरह प्रोटीन का भी सेम है कि वो थ्रू द न्यूक्लियर पोर ही, या तो वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा, या अगर न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो वो थ्रू द न्यूक्लियर पोर ही, दोनों चीज़ें, अंदर जाना है न्यूक्लियस के या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आना है तो वो थ्रू द न्यूक्लियर पोर ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन। फिर हमारे पास है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डीएनए। द न्यूक्लियस डिटेक्ट एंड रिपेयर द डीएनए डैमेज, प्रिवेंटिंग म्यूटेशन। अब जो न्यूक्लियस है ना, ये डिटेक्ट करता है कि कहाँ से डीएनए डैमेज हो गया है और कहाँ से उसको रिपेयर की ज़रूरत है। और इस तरह जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिवेंट करता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है कि चेंजेस इन द डीएनए, ठीक है, चेंजेस इन द डीएनए ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन जो होती है वो कुछ केमिकल्स की वजह से भी होती है, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं टॉक्सिक, उनकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकती हैं। और कुछ म्यूटेशन हमारे एबनॉर्मल सेल डिविजन्स की वजह से भी म्यूटेशन आती हैं। जैसे कैंसर है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होती है और वो ट्यूमर बना देती है, ठीक है, तो उसको म्यूटेशन की वजह से ही कैंसर बनता है, ठीक है।